नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते आखिर क्यों फिसली भूरिया की जुबान। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया का अपनी वाणी पर कोई कंट्रोल नहीं है। वो जब विरोधियों पर भड़कते हैं तो कुछ ऐसा भी बोल जाते हैं जो न तो अखबार में लिखा जा सकता है न ही टीवी पर सुनाया जा सकता है। भोपाल में फिर भूरिया जी की जुबान फिसली और फिसलती ही चली गई। अब प्रदेश भर के गलियारों में ये चर्चा है कि आखिर भूरिया जी ने कहा क्या। सो लोग भूरिया की वाणी एक दूसरे को सुना रहे हैं। भूरिया के बयान से भाजपा भी गुस्से में है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस मुद्दे को वो आगे ले जाए तो ले जाए कैसे, क्योंकि भूरिया ने जो कहा है वो तो कोई सार्वजनिक रूप से कह भी नहीं पाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया का राजनीति करने का तरीका ही बेहद निराला है। वो इस काम में अपने भोलेपन का पूरा फायदा शुरू से लेते आ रहे हैं। भूरिया ने पहले इंदौर में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान ऐसा कुछ कहा था कि न तो अखबार लिख पाए न ही टीवी चैनल्स दर्शकों को सुना पाए। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। भूरिया भोपाल पहुंचे तो थे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भूख हड़ताल को तुड़वाने, लेकिन वो अपने भाषण के दौरान गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाए। भूरिया ने बोलते बोलते वो सब कह दिया जिस बात को सार्वजनिक मंच से कहना ठीक नहीं कहा जाता। दरअसल कुछ कांग्रेसियों का यहाँ तक कहना है कि भूरिया जी की जुबान फिसली और ऐसी फिसली कि फिसलती ही चली गई। भूरिया जी ने बीजेपी के विधायक ध्रुव नारायण सिंह को लेकर वो सब कह डाला जिसे सुनाना किसी भी टीवी चैनल के लिए आसान काम नहीं है। जैसे ही भूरिया के मुख से बगैर सेंसरशिप के डायलॉग निकले, वैसे ही पूरे प्रदेश के गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं। भूरिया ने क्या कहा किसी टीवी चैनल पर नहीं दिखाया जा रहा है। ऐसे में आम लोग एक दूसरे को फोन लगाकर पूछ रहे हैं कि बताइए तो सही आखिर भूरिया जी ने कहा क्या है। हालांकि भूरिया के कहे को बताने वालों की भी अभी कोई कमी नहीं है। हालांकि ये कोई पहला अवसर भी नहीं है जब भूरिया जी ने ऐसा कुछ आपत्तिजनक कहा हो, लेकिन अभी 2012 में भूरिया जी के ये तेवर है तो 2013 में क्या होंगे, ये सोचने का विषय है। अभी भूरिया के बयान पर भाजपा को पलटवार करना है, लेकिन अभी तक कोई सामने नहीं आया, जबकि भूरिया का कहा अब गलियारों तक पहुंच चुका है। 127 साल पुरानी कांग्रेस का आखिर क्या होगा। बड़े नेता भी यही सोच कर परेशान है। अब तो कांग्रेस नेताओं के मुख से एक सच गुस्से में ही सही बाहर आ रहा है। ये सच निकला है कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के मुख से। अनुशासनहीन कार्यकर्ताओं के सामने वो कह बैठे, इस तरह से सरकार तो नहीं बनेगी। मतलब साफ है, सच तो जुबान पर एक बार आ ही गया। इंदौर हो, भोपाल हो, जबलपुर हो या फिर सागर, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता सभी जगह पहले की तरह ही बरकरार है। हालात सब जगह एक जैसे हैं। अलग अलग गुटों में बटी कांग्रेस पार्टी ये तो तय है कि एकजुट नहीं हो सकती है। ये बात हम नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के गलियारों में दशकों से हो रही है। पार्टी के कार्यकर्ता और नेता 9 सालों से अपनी ही हरकतों के कारण सत्ता से दूर हैं और समय रहते सुधरना भी नहीं चाहते। मिशन 2013 सिर पर है और ताजा मामलों की बात करें तो देवगुराड़िया में हुए जीतू पटवारी के चक्का जाम आंदोलन के दौरान दिग्गी राजा भड़के थे। इसके बाद भोपाल में हुए एक प्रदर्शन में कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने जितना बीजेपी को कटघरे में खड़ा नहीं किया, उससे ज्यादा अपनों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता में कहीं कोई सुधार नहीं आया। इस बार सागर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनुशासनहीनता की तो दिग्गी के मुख से निकली बात पूरे प्रदेश में चल पड़ी है। वो अब पूरे प्रदेश के गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। सागर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता से गुस्साए दिग्गी राजा ने कहा कि ऐसे तो सरकार नहीं बन सकती और यही बात अब भाजपाइयों ने पकड़ ली है। भले ही राजा ने ये बात गुस्से में कही है, लेकिन उसका फायदा तो विरोधी अब उठाएंगे ही। दरअसल राजा का गुस्सा अब गले गले तक आ पहुंचा है। खास बात यह है कि राजा यानी दिग्विजय सिंह कांग्रेस को प्रदेश में एक बार फिर उबारने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के ही कार्यकर्ता उनकी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। वो जहां जा रहे हैं कार्यकर्ता वहीं अनुशासनहीनता पर उतारू हो जाते हैं। कई बार तो भड़कते दिग्विजय सिंह को देख आम इंसान के जहन में ये बात उठ जाती है कि आखिर राजा को भी क्या जरूरत है। 2 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद अब राजा सालों से देश की राजनीति में सक्रिय हैं। फिर क्यों हफ्ते में 3 दिन अनुशासनहीनों के बीच आधमकते हैं। यूं भी राजा जहां चाहेंगे उनके अपनों को टिकट भी दिलवा देंगे और जितवा कर भी ले आएंगे। फिर ऐसी क्या मजबूरी
कि राजा शुक्रवार, शनिवार और रविवार को अनुशासनहीनों के बीच पहुंच जाते हैं। नया साल सिंधिया के नाम, ये बात वैसे नई नहीं है। छोटे महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके कार्यकर्ताओं के बीच अजब सा रिश्ता है। छोटे महाराज 1 जनवरी को पूरे 41 साल के हो जाएंगे और इस दिन वो दिल्ली में अपना जन्मदिन भी मनाएंगे। ऐसे में पूरे प्रदेश भर से उनके समर्थक दिल्ली कूच करेंगे। मतलब सिंधिया समर्थकों का नया साल भी उन्हीं के नाम होने वाला है। ग्वालियर नरेश ज्योतिरादित्य सिंधिया अब 41 बरस के होने को हैं। 1 जनवरी को वो अपना जन्मदिन दिल्ली में ही मनाएंगे। उनके जन्मदिन को लेकर समर्थकों में अब वैसा ही उत्साह है जैसे कभी बड़े महाराज यानी माधवराव सिंधिया को लेकर एक जमाने में हुआ करता था। छोटे महाराज को भी अब स्वतंत्र प्रभार मिलने के बाद वो समर्थकों को फुल पावर में दिखाई देने लगे हैं। ऐसे में सिंधिया समर्थकों ने नया साल छोटे सिंधिया के नाम करने का ऐलान कर दिया है। सिंधिया समर्थक 31 दिसंबर को ही दिल्ली कूच कर जाएंगे। वो 1 जनवरी को सिंधिया दरबार में हाजिरी लगाएंगे और मिशन 2013 के लिए आशीर्वाद लेंगे। पूरे प्रदेश के सिंधिया समर्थकों ने विमानों और ट्रेनों में टिकट बुक करवा ली है। सिंधिया जी के 41वें जन्म दिवस की पोस्टर पूरे प्रदेश भर में लगवा दिए गए हैं। इंदौर में नए साल की शुभकामनाओं के साथ राजनीति के मास्टर ब्लास्टर को बधाइयां दी गई हैं। हालांकि छोटे सिंधिया के जन्मदिन पर जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं उनमें वही परमानेंट चेहरे नजर आ रहे हैं जो सिंधिया के लिए महज पोस्टर की राजनीति करते आए हैं। छोटे महाराज का जन्मदिन भी ऐसी तारीख को आता है जब नए साल का पहला दिन होता है। अब एक बार फिर महाराज का जन्मदिन है और उनके दरबारी उनके दर पर होंगे। कई सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है। खास बात एक और है कि छोटे सिंधिया का बर्थडे और नए साल के एक साथ आने से अब उनके समर्थक नए साल की अगवानी अपने परिवार के साथ कभी नहीं कर पाते। परिवार वाले नए साल पर परेशान रहते हैं और सिंधिया के चाहने वाले उनके दर पर। खैर जो भी हो, सिंधिया के चाहने वाले उनके लिए एक ही दुआ मांग रहे हैं कि उनके नेता को कोई ठोस जिम्मेदारी मिले जिससे उनका भी कद ऊंचा हो जाए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर नए साल में इंदौर आएंगे। तोमर की अगवानी के लिए संगठन ने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है। सबसे ज्यादा जोश में वो दिखाई दे रहे हैं जो 3 साल से वनवास काट रहे हैं। मतलब साफ है, जिन्हें प्रभात झा ने भावी नहीं दिया। नरेंद्र सिंह तोमर वो नाम है जिससे पूरे संगठन को बड़ी ही अपेक्षाएं हैं। शिवराज सिंह चौहान को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने की जिम्मेदारी भी पार्टी ने इसी नाम को सौंपी है। तोमर को पार्टी के गलियारों में एक ऐसा सागर भी कहा जाता है जिस पर किसी के भी कहे का कोई असर नहीं दिखता। यानी तोमर के कानों में कोई कुछ भी कहे, कही बात खोसी जाती है। लेकिन तोमर के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्हें जो करना है वो सब कुछ इस तरह कर गुजरते हैं कि सांप भी मर जाता है और उनके हाथ को लाठी उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तोमर के पिछले कार्यकाल को करीब से देखने वाले जानते और समझते हैं कि तोमर कभी अध्यक्ष हुआ करते थे और संगठन मंत्री का दायित्व माखन सिंह के हाथों में था। अब तोमर फिर प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इंदौर आ रहे हैं। तोमर 10 जनवरी के बाद कोई दिन इंदौर के लिए निकाल सकते हैं। तोमर की दोबारा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ये पहली यात्रा होगी। पूरा संगठन उत्साह में है, लेकिन सबसे ज्यादा उत्साह उन नेताओं में है जिन्होंने 3 साल वनवास भोगा है। यानी तोमर केंद्र की राजनीति में चले जाने के बाद वो प्रभात झा के करीब कभी आ ही नहीं सके। अब वो नेता तोमर के अध्यक्ष बनते ही फिर अपने आप को मुख्य धारा में महसूस कर रहे हैं। तोमर इंदौर आएंगे तो क्या कार्यक्रम हो और क्या कार्यक्रम न हो, इसे लेकर पार्टी के भीतर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। तोमर आएंगे तो साई की तरह उनके साथ सांसद सुमित्रा महाजन का गुट रहेगा। ताई के भरोसे के साथ साथ भाव गुट भी तोमर साहब के लिए पलक पावड़ी बिछाएंगे। मतलब शहर में राजनीति की नई इबारत नए मंच के साथ दिखाई देगी। मतलब वो सब नहीं होगा जो पिछले दिनों तक होता आया है। अब बारी झा समर्थकों के जलवे की नहीं बल्कि तोमर समर्थकों की है। और अंत में बात करते हैं आरजीपीवी की, यानी राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की। आरजीपीवी के कुलपति पद की कमान एक बार फिर डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी के हाथों में आ गई है। कुलाधिपति राम नरेश यादव ने जैसे ही ये आदेश जारी किए, इस पद को पाने के लिए कतार में खड़े दावेदार गश खाकर ही गिर पड़े। आरजीपीवी के गलियारों में अब केवल त्रिवेदी के मजबूत पकड़ की चर्चा है, और चर्चा है तो उनकी जो व्यापम में सालों से डटे हुए हैं।
आरजीपीवी अर्थात राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति पद की कमान एक बार फिर निवृत्तमान कुलपति डॉक्टर पीयूष त्रिवेदी के हाथों में आ गई है। 4 साल तक कुलपति रहने के बाद अब डॉक्टर त्रिवेदी ही फिर अगले 4 साल तक इसी पद पर काम करते नजर आएंगे। डॉक्टर त्रिवेदी के कुलपति पद पर रिपीट होने से वो लोग हाशिए पर चले गए हैं जो इस पद पर आसीन होने के सपने संजोए बैठे थे। डॉक्टर त्रिवेदी की राजभवन में पकड़ देख सभी नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं। आरजीपीवी के कुलपति का पद सबसे क्रीमी पद कहा जाता है। कहा जा रहा है कि इस पद पर कई दिग्गजों की लार सालों से टपक रही है, लेकिन त्रिवेदी हैं कि दूसरी बार भी मैदान मारने में सफल रहे। आरजीपीवी के कुलपति के लिए एसजीएस आईटीएस के डायरेक्टर डॉक्टर वीएस भदौरिया भी मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन डॉक्टर त्रिवेदी के आगे वे मात खा गए। कहा जा रहा है कि भदौरिया को पूरी उम्मीद थी कि इस बार उन्हें मौका मिल सकता है, लेकिन पुनः डॉक्टर त्रिवेदी की ताजपोशी ने पूरी कहानी ही पलट कर रख दी। खास बात तो ये है कि डॉक्टर त्रिवेदी का रिश्ता भी इंदौर से है। त्रिवेदी बंधुओं को जानने वाले बताते हैं कि डॉक्टर त्रिवेदी तो दोबारा कुलपति बने ही और इन्हीं के भाई व्यापमं में डायरेक्टर हैं, जिनका नाम डॉक्टर पंकज त्रिवेदी है। मतलब समझ गए ना, त्रिवेदी बंधुओं का नाम कितना उम्दा है। गलियारों से के सभी अंकों को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए DG न्यूज़।